हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं प्रीति शर्मा जी। आप एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हैं और हम शिक्षा से जुड़े हुए ही प्रश्न उठाएंगे, चर्चा लेंगे ताकि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको इसके माध्यम से कुछ जानकारी मिल सके। तो मैम चाहूँगा कि मैंने तो सिर्फ नाम बताया है, लेकिन आप अपने बारे में कुछ संक्षेप में कुछ परिचय दें और कुछ अवार्ड भी आपको मिले हुए थे, मैं चाहता हूँ कि आप उसका भी जिक्र करें। जी थैंक यू सर, अपने शो में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो सर मेरा जैसे ज्वाइनिंग जो है वो 2015 में असिस्टेंट टीचर के तौर पे हुआ। CPS चंदौली में मैं कार्यरत हूँ और इससे पहले भी मेरा मतलब मैथ साइंस में हो चुका है ज्वाइनिंग, पर वहाँ पे मैंने नहीं ज्वाइन किया। और सर मेरा ग्रेजुएशन वगैरह यहाँ से अग्रसेन कन्या PG कॉलेज से हुआ है। मैंने 2007 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर B.Ed किया, फिर उसके बाद टेट क्वालिफाई किया। तो मतलब उस बेस पे मेरी ज्वाइनिंग हुई है। और फिर अवार्ड की बात करें तो अवार्ड मुझे उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो है अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रहे लोगों के लिए जो एक मंच तैयार किया है, और उसमें मुझे शिक्षा के क्षेत्र में UP गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद का बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो हमारे साथ जुड़ते हमारे वीडियोस को देखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो टीचर बनने की जर्नी है कितना टफ रहा, क्योंकि जब सरकारी नौकरी की बात आती है, खासतौर से टीचिंग की बात आती है, तो लोगों के दिमाग में ये जो डर है बैठ जाता है कि बहुत स्ट्रगल होता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लगभग इम्पॉसिबल ही होता है। आपके लिए जर्नी कितनी मुश्किल रही? सर दरअसल मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो टीचिंग का ही रहा। मेरे पिताजी खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर रहे, तो लेकिन बचपन से अगर देखा जाए तो मेरी टीचर बनने की कोई बहुत ऐसी प्रबल इच्छा नहीं थी। मेरा मन था कि मैं मतलब इंजीनियरिंग करूं, और मैंने इसी वजह से मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट रहा वो मैथ और फिज़िक्स ही रहा। तो मतलब जैसे चीज़ें अभी कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि चीज़ें होती चली जाती हैं, तो मेरे साथ भी बस वही होता चला गया। तो वो लेकिन मैं अब बहुत खुश हूँ एज अ टीचर, अपनी जॉब को लेके बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो और जो जैसे आपने ये प्रश्न किया कि युवा हैं जो चाहते हैं टीचर बनना, तो सर अब जो है बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए हैं और बहुत टफ़ हो गया है टीचिंग लाइन में आना। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि जो है बेहतर तैयारी करें। और जो है मेरे लिए सर ये था कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहती थी। जी टीचिंग तो बस मतलब लाइफ लेती चली गई और मैं एज अ टीचर आ गई यहाँ पर। जी क्योंकि आप प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों को डील करती हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती है। जी अगर मेरी खुद की बात किया तो मैं तो समझ जब वो रोना शुरू करते हैं या किसी जिद पे अड़ जाते हैं तो अपने बस का नहीं होता कि उनको हम समझा पाएँ। आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है उनके साथ डील करना, उनको पढ़ाना? जी जैसे कि बच्चे तुरंत वो परिवेश अपने घरेलू परिवेश से आते हैं विद्यालय में, तो वो घर का ही माहौल ढूंढते हैं, विद्यालय में भी वही माहौल ढूंढते हैं, वही चाहते हैं कि वो घरेलू माहौल उनको मिले। तो एज अ टीचर हमको उनको मतलब एज अ मदर की तरह ट्रीट करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि मतलब बच्चे को वो घरेलू परिवेश उपलब्ध करवाना कि जहाँ से वो आया है उसको ये ना लगे कि मैं कहीं बाहर के माहौल में जा रहा हूँ, वो अपनी बात को सहजता से कह सके बिना कोई डर भय के। तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बच्चे को उसके घर का वातावरण उपलब्ध अगर करवाएंगे तो बच्चा निश्चित तौर पे जो है विद्यालय आएगा। आज इस महंगे शिक्षा के दौर में अगर किसी के पास थोड़ा सा भी सामर्थ्य हो जाता है तो वो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं डालना चाहता है। आप खुद सरकारी विद्यालय में हैं, आपको क्या लगता है इसमें कहाँ तक सच्चाई है, या अगर कहीं कुछ समस्या आ रही है तो क्या उसका निवारण भी किया जा सकता है? जी देखिए, ये लोगों की सोच पर निर्भर हो गई है, लेकिन हमारे सरकारी विद्यालय अब कहीं से भी जो है प्राइवेट विद्यालयों से पीछे नहीं रह गए हैं। हमारे यहाँ जो टीचर आ रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बहुत सारी परीक्षाओं को पास करके आते हैं। तो उनकी तुलना प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स हैं उनसे तो नहीं की जा सकती। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सर ये हकीकत है कि हमारे यहाँ जो टीचर्स आते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, जो सरकार
की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, अब का जो माहौल है, जो परिवेश है, वो काफ़ी कुछ बदल गया है। तो मतलब अब हमारे विद्यालय भी प्राइवेट विद्यालयों को टक्कर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सरकारी विद्यालय हैं सर जो प्राइवेट विद्यालयों की तुलना में बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। खास तौर से दिल्ली के बहुत चर्चा में रहते हैं। जी, हमारे उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं सर जो एक मॉडल के तौर पे कार्य कर रहे हैं। तो जो है काफ़ी मतलब सुधार हुआ है, सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही है और उसके बाद जो है शिक्षक अपनी तरफ से भी बहुत नई नई चीज़ें, गतिविधियाँ, इनोवेशन करवा रहे हैं। तो मतलब जैसे बेहतर की तरफ ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी। जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो इसी बात को लेके कंसर्न होते हैं कि बच्चे की लर्निंग अच्छी हो, मतलब वो किताबों की चीज़ों को ज़्यादा सीखे। लेकिन चूँकि आपके और मेरे समय में हम जानते हैं कि व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस कितना बेहतर है, इमोशनली कितना चीज़ों को डील कर पाता है, या सोशल समझ उसको कितनी है, लोगों से किस तरह से जुड़ता है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आप बच्चों की क्लासेस लेती हैं तो उनको आप किस तरह से मोटिवेट करती हैं ताकि वो अदर चीज़ों को भी सीखें, और कुछ अगर उदाहरण आप एग्जाम्पल आप बता पाएँ? जी बिल्कुल, जैसे मैं अपनी क्लास में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, अब हमारे यहाँ क्या हो गया कि बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। तो सर उसके लिए मैं ना क्लास में टीम वर्क करवाती हूँ। बच्चा सामाजिक तौर पे समाज से जुड़ पाए, उसके लिए उसका बेस वैसा होना चाहिए। तो जैसे टीम वर्क, कोई भी एक्टिविटी करवाती हूँ या खेल करवाती हूँ तो उसमें टीम वर्क होता है, तो ताकि बच्चे जो है एक साथ मिलजुल कर काम करने की उनके अंदर जो भावना है वो विकसित हो सके। शुरू से ही, बचपन से ही ये चीज़ अगर उनके अंदर विकसित होगी तो निश्चित तौर पे वो समाज में जब बड़े होंगे, समाज में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो सामाजिक चीज़ों से जुड़ पाएंगे। तो ये है कि वो बचपन से ही अगर आप बच्चे को वो माहौल देंगे तो निश्चित तौर पर वो आगे चल करके एक उनका सामाजिक जो सरकारी स्कूल्स का जो टीचिंग इन्वायरमेंट होता है या जो भी पढ़ाने की जो पॉलिसी होती है, क्या उसमें ऐसी कुछ चीज़ें शामिल हैं जिससे बच्चों का न सिर्फ किताबी ज्ञान बढ़े बल्कि ये जो मैंने सोशल बोला या इमोशनल बोला, इस तरह की भी चीज़ें उनके अंदर जी बिल्कुल, अब तो गतिविधि आधारित शिक्षण हो गया है। मतलब आप क्लास में सिर्फ पढ़ाई पर, मतलब ये नहीं कि बच्चों को सिर्फ आप किताब खोलिए और पढ़ाइए, ये नहीं, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी और टीचरों की तरफ से भी नए नए इनोवेशन किए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया है कि बच्चे जो है वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रह गए हैं, वो काफ़ी कुछ, मतलब मेरी क्लास में जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ पोयम, कविता, कहानी और डांस, मतलब ये है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चे का संपूर्ण विकास तब होगा जब आप जो है बच्चे को हर तरह का माहौल उपलब्ध करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो है शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं सीमित होनी चाहिए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे का निश्चित तौर पे बहुत ज़रूरी है। जी। मैं एक बार आपको अपने समय में लेके चलता हूँ, शायद आप भी उसी समय में पढ़ी होंगी, कि जब बच्चों को याद नहीं होता था तो टीचर की तरफ से उनको पनिशमेंट मिलती थी, जैसे मुर्गा बना देना या कहीं पे खड़ा करा देना। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं और अब आप बच्चों को उस एक्सट्रीम लेवल पे जाके पनिश नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए उनका जो सीखने का कुछ पैटर्न होता है, मे बी कि आप जो करना चाहते हैं उनका थोड़ा अलग है। तो क्या परिवर्तन आपको दिखता है, और जब ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आते हैं तो आप कैसे उसको हैंडल करती हैं? क्या आप पेरेंट्स से भी बातचीत करती हैं? जी देखिए, बिल्कुल, पहले मुझे भी याद है कि जैसे हमारे समय की जो बात करें तो उस समय सिर्फ पास हो जाना, एक जैसे हमारे गार्जियन थे, मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न पास हो गया, उतना उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। पर आज क्या है, परसेंटेज मैटर करता है। मतलब 98% टू 95% वाले बच्चे ही मतलब बहुत इंटेलिजेंट की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए जो है गार्जियन का प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, स्कूल की तरफ से भी बहुत सारा प्रेशर होता है। तो मतलब बच्चा ऑलरेडी जो है इतना ज़्यादा प्रेशराइज है ना। तो अगर हम उसको विद्यालय में भी इसी तरह का माहौल दे, एकदम पनिशमेंट के तौर पे डरा धमका करके, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से बच्चों का जो एक उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, मुझे लगता है। तो भय मुक्त वातावरण बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो स्वच्छंद होकर कर पढ़ सके, सीख सके और आगे बढ़ सके। जी, एक थोड़ा सा फनी एक्सपीरियंस है मेरा कि जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो जब भी मैं क्या बोलते हैं
प्राइमरी जो सेक्शन होता है उसके बगल से गुजरता था तो टीचर्स बहुत जोर से डांट लगाते थे, मतलब उनकी इतनी पूरी शक्ति होती थी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि स्कूल में इतना चिल्लाना पड़ता है या बच्चों से बेहतर दूसरे तरीके से डील करती है? नहीं, मेरे साथ क्या होता है सर, शुरू से ही मैंने ना बच्चों को इस तरह से ट्रीट किया है कि मतलब मेरे कहने पे, हाँ थोड़ा सा ये होता है कि छोटे बच्चों के साथ डील करना थोड़ा मतलब टफ होता है। उनका एक अलग मतलब जैसे शैतानी का जो लेवल होता है वो उनका अलग होता है, बड़े बच्चों का थोड़ा सा वो अलग होता है। तो थोड़े छोटे बच्चों के साथ जो है परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा आती हैं, पर मैंने बच्चों को स्टार्टिंग से ही इस तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है सर कि वो बच्चे जो है मतलब कहना मानते हैं चीज़ों को। जैसे मेरी क्लास में क्या है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो बच्चे जो है, मैंने भी क्लास में बच्चों को सिखाया कि अगर आप एक कागज़ भी फाड़ते हैं, कागज़ का टुकड़ा भी फाड़ते हैं तो वो उठाइए और डस्टबिन में डालिए। अगर आप एक टॉफ़ी भी खाते हो तो डस्टबिन में उसका रैपर जाना चाहिए। तो मतलब बच्चे वो धीरे धीरे वो चीज़ें उनकी हैबिट में आ गई हैं, तो अब कोई परेशानी नहीं होती है उनको समझाने में, उनको बताने में, उनको सिखाने में कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। आजकल जो टेक्निकल डिवाइसेस हैं जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, तो ऐसे टैब हो गया, ऐसी चीज़ें आजकल शिक्षा में बहुत चलन में है। तो क्या आपके स्कूल में भी कुछ इस तरह की सुविधा सरकार के द्वारा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ भी सरकार की तरफ से स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं, पैल लैब की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पे हर एक बच्चे को टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, उसमें अलग अलग चीज़ें मतलब उस क्लास से रिलेटेड कंटेंट उसमें होता है जिसको बच्चे जो है देख के पढ़ के उसको प्रैक्टिस करके सीखते हैं। तो सरकार की तरफ से हमारे यहाँ ये इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है सर। तब ऐसा लोगों के जहन में ये चीज़ें क्यों बैठ गई है कि मतलब जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता है, और आप क्या कहना चाहेंगी ताकि जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल के इस भ्रम जाल में न फंस के वो सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चों को एक बार दाखिला जरूर दिलाएं? बिल्कुल, मैं तो आपके प्रोग्राम के माध्यम से, शो के माध्यम से अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन जो है सरकारी विद्यालयों में करवाएं, और निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि निश्चित तौर पे उनको बेहतर परिणाम ही सामने देखने को मिलेंगे। आपने बताया कि आप इंजीनियर बनना चाहती थी और आप टीचर बन गए, तो कई बार लोगों का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो ऐसा होता है कि अगर कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है तो उसका मैथमेटिक्स वगैरह या फिजिक्स पढ़ने की वजह से उसका जो लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी टीचिंग बनने के पीछे ये एबिलिटी थी वो ज़्यादा काम आई, या किस तरह से आपने इसको इतना आसानी से करेक्ट कर लिया? जी, मेरा मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, तो मेरा मतलब टीचिंग में, हालांकि मेरा बैकग्राउंड टीचिंग का ही रहा है, लेकिन मैं मतलब बचपन से मेरा शौक़ था और एक मतलब इसीलिए मैंने मतलब मैथ्स और फिज़िक्स को ही चूज़ किया आगे चल के एज अ कैरियर मैं उसी में बनाना चाहती थी। तो सर मैथ्स जो है जनरल ये माना जाता है एक टफ़ सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, अभी भी बच्चे जो है मैथ को बहुत टफ़ मानते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मतलब क्लास 6 तक तो मुझे भी मैथ समझ में नहीं आती थी, सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते थे पर मैथ्स में मतलब सिर्फ पासिंग मार्क्स होते थे। तो मैं ये कोशिश करती थी, मुझे लगा बाद में रियलाइज़ हुआ कि बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक है पर जो मेरा वीक पॉइंट है उसको दूर करना चाहिए। तो मैंने मैथ्स काफ़ी प्रैक्टिस स्टार्ट किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब जो मेरी वीकनेस थी उसको मैंने आगे चल के उसे मतलब काफ़ी मैंने उसे ग्रेजुएशन वगैरह सब किया है। तो मैथ जो है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैथ कोई बहुत हवा नहीं है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है और संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे लेकिन ये है कि बच्चों के मन में स्टार्टिंग से ही मैथ को लेकर के एक भय रहता है, डर बैठ जाता है। और जिस तरह से जैसे आपने कहा कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे लॉजिकली वो जो होता है वो माइंड, तो सर ये तो है ही, जैसे मैथ्स अगर आप एज अ सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपकी जो सोचने की जो थिंकिंग लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो
जैसे लॉजिकली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ये मतलब प्लस पॉइंट है मैथ सब्जेक्ट के साथ। जी चूँकि आप ने जो पढ़ाई की वो दौर अलग था, उस समय के क्लासेस टीचर्स अलग हुआ करते थे। आप अभी आधुनिक समय में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे टैब और आप स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के इस पैटर्न में अभी कितना बदलाव आया है जब आप इन दोनों चीज़ों को देखती हैं? तो जी काफ़ी कुछ चेंज आ गया है। अब जो है पहले सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया जाता था, किताबी ज्ञान जो होता था उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है सर। बच्चे का संपूर्ण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब अगर जैसे कुछ बच्चे हमारी क्लास में ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में उतने बेहतर नहीं होते हैं, उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो डांस में बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, उन ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो मतलब उन प्रतिभाओं को भी सामने लाना, तो सिर्फ वो ये रहता है, मतलब अब के दौर की पढ़ाई जो है मुझे लगता है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट उस पर ज़्यादा फोकस उन्होंने किया हुआ है। और ये काफ़ी अच्छा है कि सर हमारे समय में सिर्फ पढ़ना रहता था, मतलब सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो। हम अगर डांस करना चाहते हैं तो उसको एज अ कैरियर यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है लोग डांस को, म्यूज़िक को, स्पोर्ट्स को एज अ करियर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट हो रहा है, तो ये अच्छा है। काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं मतलब पहले और आपके पढ़ाई में। एक टीचर के तौर पे आप कौन सी चीज़ें अपने अंदर अपडेट करना चाहती हैं, आप उसको करना चाहती हैं ताकि आप और बेहतर कर पाएँ? जी मैं अब खुद को अपडेट करती हूँ। जैसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे मोबाइल को हमेशा हर महीने अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो ऐप्स हैं, उसको आप अपडेट करते हैं। तो समय के साथ अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, इस कंपटीशन के लेवल में आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो खुद को मैं अपडेट करती रहती हूँ। मतलब अभी हाल फिलहाल में मतलब मैं पढ़ाई मेरा जो है वो कंटिन्यू रहता है। मैं जब भी मुझे समय मिलता है, मैं टेक्स्ट बुक है, बच्चों की टेक्स्ट बुक है या कुछ जनरल नॉलेज है या बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं पढ़ती रहती हूँ। और जितना मैं सीख सकूँ, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जिनसे बेहतर कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो मैं उन चीज़ों को मतलब अप्लाई करने की अपनी क्लास में कोशिश करती हूँ। जी आपको शिक्षक के तौर पे काम करते हुए कितना समय हुआ? सर 2015 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो लगभग 9 साल हो गए एज अ टीचर। उससे पहले मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, तो उसमें भी मुझे 3-4 साल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग मिला जुला के 12-13 साल एज अ टीचर, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों देखा जाए तो 12-13 साल का अनुभव हो गया है। जी। जब कोई इतना लंबा समय किसी चीज़ में काम कर लेता है तो 2 चीज़ सीखता है, या तो वो इवॉल्व हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है, या फिर उसमें कैसे सेटल होना है वो सीख जाता है। तो आप सेटल हैं या आपको लगता है कि आप इवॉल्व हो गई हैं? नहीं सर, मुझे लगता है कि अभी मेरा सीखने का ही दौर चल रहा है, सीखने का ही पीरियड चल रहा है। क्योंकि जब आप ये सोचिए कि मुझे सब कुछ आ गया है, मैंने सब कुछ सीख लिया है, तो आदमी का फिर वहाँ पे ग्रोथ रुक जाता है, विकास रुक जाता है। तो हमेशा इंसान के अंदर सीखने की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा बना के रखनी चाहिए। तो मेरा भले 14 साल 15 साल का करियर हो गया है इसमें, शिक्षक टीचिंग लाइन में, पर सर अभी भी मेरा सीखने का दौर जो है वो जारी है। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर सीखने की प्रबल इच्छा है, हमेशा रहती है, कुछ बेहतर, कुछ हमेशा नया करना। सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं, म्यूज़िक, डांस। मैं अपनी क्लास में जैसे लास्ट पीरियड जो होता है मेरा, तो मैं बच्चों को म्यूज़िक और डांस ज़रूर करवाती हूँ। डेली मेरी क्लास पे मैं बच्चों को प्रैक्टिस करवाती हूँ। उनका फेवरेट क्लास भी होगा? वो फेवरेट क्लास है उनका। वो मतलब किस दिन अगर मुझसे मिस हो जाता है तो वो खुद आगे आके कहते हैं कि मैम डांस करवाइए। तो ये होता है कि उनके साथ साथ खुद को इन्वॉल्व करना, तो मुझे अच्छा लगता है। जी। जब आप इतने छोटे बच्चों को आप जब क्लास लेती हैं, उनसे डील करती हैं, तो आप सिर्फ प्रेजेंट में रहते हैं या उनको एक भविष्य का एक बेहतर इंसान के तौर पर भी देखते हैं कि अगर हम आज यहाँ पे ये चीज़ करते हैं तो सोचता है कि भविष्य में इसके लिए कुछ बेहतर चीज़ साबित हो जाए? जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे के अंदर, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। तो बस ये होता है कि उसकी जो क्वालिटीज़ है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ टीचर। क्योंकि टीचर ही ऐसा होता है कि जो माता पिता के बाद बच्चों के साथ
ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताता है। तो मुझे लगता है कि हर बच्चा पढ़ाई में आगे हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे खेल कूद में आगे होते हैं, कुछ डांस में आगे होते हैं। तो उनको जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं बच्चों को पेरेंट्स को ये बताती हूँ कि देखिए आपका बच्चा भले पढ़ाई में थोड़ा एवरेज है पर वो डांस म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि वो आगे इस फील्ड में अपना करियर बना सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है एज अ गार्जियन उनको मैं मोटिवेट करती रहती हूँ जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी, हम अपने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा और उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े और हमारे इस चर्चा को सुना उनको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सर मैं आपके शो के माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप सरकारी विद्यालयों में, मेरा पूरा निवेदन है सभी अभिभावकों से कि अधिक से अधिक नामांकन जो है आप सरकारी विद्यालयों में करवाएं। और जो हमारा सेशन है वो अप्रैल 2025 से नया सेशन शुरू हो जाएगा, तो उम्मीद है और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। और सर आप शो में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।